यार बाल बहुत खराब लग रहा है। कंघा है क्या? कंघा। क्लास शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज आ रही है? स्टूडियो में आप लोग को आवाज आ रही है क्या? नीचे छोटी स्टूडियो में। सही, इन लोग का जवाब आया क्या आवाज का? आ रही है आवाज आप लोग को? ठीक है ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 हम लोग डिस्कशन करेंगे, कानून की तकनीक और तदारुक। मतलब जैसे हमने इसका चैप्टर 7 में, लेसन नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम पनिशमेंट देते हैं, यानी अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको किस तरीके से, क्या थ्योरीज होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं पनिशमेंट देने के। आज हम फौजदारी कानून के तहत किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया या किसी फर्द ने कोई जुर्म किया तो हम उसे किस बुनियाद पे और कैसे उसको जो है मानेंगे कि ये जुर्म है, और जुर्म की क्या डेफिनेशन है, या जुर्म का मतलब क्या है, और जुर्म का क्या कोई व्यक्ति जुर्म या जुर्म करने वाला कब कहलाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो इंट्रोडक्शन है उसमें दो अल्फाज दिख रहे होंगे, ये लिख लीजिए, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस, इसको लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बगैर क्राइम हो नहीं सकता। मतलब अगर जुर्म होना है तो ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है, ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? एक्टस रियस का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति के जो अमल हैं वो जो मुल्जिमाना अमल होंगे, और मेंसरिया का मतलब है मुल्जिमाना उसकी जो जहनियत है, ये दोनों चीजें जब साथ में होंगी तभी जुर्म होगा। यानी मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत जब होगी किसी व्यक्ति की या किसी फर्द की, तब ही जुर्म माना जाएगा एक साथ। अगर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं है तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये शब्द जो है एक्टस रियस, ये वर्ड जो है ये आप लिखिए, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, दीज आर टू इसेंशियल कंपोनेंट्स। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी जुर्म का जुर्म होने के लिए। तो अगर ये दोनों चीजें साथ में हैं तभी जुर्म होगा। मान लेते हैं कि मुल्जिमाना अमल है और मुल्जिमाना जहनियत नहीं है। जैसे एक्स और वाई दो लोग हैं और वो तालाब के पास से जा रहे हैं, और एक्स ने वाई को धक्का दे दिया तालाब में, तो ये क्या होगा? ये एक मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत दोनों दर्शाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक्स और वाई दोनों तालाब के पास से जा रहे हैं और एक्स का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वाई को धक्का लग जाता है। तो क्या ये मुल्जिमाना जहनियत के तहत उसने धक्का अमल किया था? उसकी अमल तो हो सकता है जो हो वो मुल्जिमाना हो, लेकिन जो उसने उसकी जहनियत थी वो धक्का देने की नहीं थी। इसलिए ये मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत दोनों साथ में नहीं है, इस वजह से ये जुर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको किसी जुर्म को जुर्म करने के लिए यह होना जरूरी है कि वो मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत दोनों साथ में हो। इस चैप्टर में इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जुर्म होगा और जुर्म को जुर्म क्यों कहा जाता है। और एक स्टेटमेंट आप देखिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, एक्टस नॉन फेसिट रियम मेंसिट रिया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जब तक किसी व्यक्ति ने मुल्जिमाना अमल किया, वो मुल्जिमाना अमल जुर्म नहीं है जब तक कि उसमें मुल्जिमाना जहनियत ना शामिल हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी मुल्जिमाना अमल को जुर्म होने के लिए मुल्जिमाना जहनियत होना जरूरी है।
तो आप लोग जब बड़े वकील बने और जज बने, तो जब आप किसी केस का एनालिसिस कर रहे हो और उस केस को तफ्तीश कर रहे हो, तो आप ये देखें कि जो जुर्म करने वाला अपराधी है, जिसने जुर्म किया है, वो आप देखें कि उसने जिस जहनियत से जुल्म किया है या जुर्म किया है, उसमें वो मुल्जिमाना जहनियत थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो मकासद है वो ये है कि आपको फौजदारी कानून के जो उसूल हैं, जैसे आपका मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, आपको दिफा पता चलेंगे, क्या क्या डिफेंसेस हैं। किसी व्यक्ति पे आरोप लग गया कि आपने ये जुर्म किया है, तो वो अपनी दिफा कैसे करेगा। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी दवाई के नशे में आके कुछ अपराध कर दिया, कुछ जुर्म उससे हो गया, तो अब क्या वो अपराध माना जाएगा? क्योंकि हमने तो ये चीज पढ़ी है कि मुल्जिमाना अमल है और उसके साथ अगर मुल्जिमाना जहनियत नहीं है। क्यों मुल्जिमाना जहनियत क्यों नहीं होगी? उसकी मुल्जिमाना जहनियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसने दवाई के नशे में आके ये काम कर दिया, इस वजह से वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपको इस चैप्टर से पता चलेगा कि इंडियन पीनल कोड, जो आज भारतीय न्याय संहिता बन गया है 2023 में, जो भारतीय फौजदारी कानून है उसको अब बदल दिया गया है। अब उसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। ये पहले 1860 का कानून था। 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने कानून लिखा था। अभी भारतीय न्याय संहिता हुआ है। इसके नया बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की है और उसका नाम भी बदला गया है। नाम हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, उसके अलावा आप जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं उस मुल्क में जमहूरियत है, तो जमहूरियत होने के नाते आप लोगों को एक क्या कहते हैं, एक जो सरकार की जो एक्शंस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मालूम फराहम होने के लिए एक मालूमाती फराहम कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी आपको ये इत्तला होनी चाहिए कि आपका टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। इसलिए और करप्शन को रोकने के लिए, मतलब जो करप्शन हो रहा था, जो सरकारी पैसा था उसका सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इस कानून की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की जरूरत पड़ी। इसलिए हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाना पड़ा ताकि हमें यह मालूम हो कि हमारा पैसा किस जगह लग रहा है, हमारा टैक्स का पैसा, या भारत में जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट ओहदे पे लोग बैठे हुए, वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक जो है मालूमाती फराहम कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया गया और उससे आप 10 रुपए में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन लिखने के बाद जो पब्लिक ऑफिसर है उसको 30 दिन के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर वो जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने NIOS का बोर्ड का फॉर्म भर दिया। अब उस फॉर्म भरने के बाद होता क्या है कि आपका कॉल लेटर नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे? अब आप जो है राइट, ये शिक्षा का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक हुकूक है, मतलब फंडामेंटल राइट है आपका, और आपको पढ़ने से दूर रखा जा रहा है। तो आप क्या करोगे? एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे कि जनाब मैंने ये फॉर्म भरा था, मेरा नाम ये है और मुझे जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, बताइए क्या मेरा फॉर्म भरा था, इस नाम से कोई फॉर्म आपके पास आया था? तो 30 दिन के अंदर वो आपको जवाब देंगे। लेकिन कुछ मामले लाइफ और लिबर्टी के होंगे, जीने और मरने के कुछ मामले होंगे, तो उसके लिए 48 घंटे के अंदर उनको जवाब देना होगा। 48 घंटे के अंदर वो जवाब भी देंगे। इसलिए ये मालूमाती फराहम कानून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस एक्ट से आप कोई भी सवाल या इंफॉर्मेशन सरकारी मुलाजिम से ले सकते हैं। मतलब सरकारी विभाग में जाइए और एक एप्लीकेशन लगा के 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो मकसद है वो ये भी है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट समझ में आ जाए और उसकी कुछ मालूमात आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं 8.1 में है क्रिमिनल लॉ, क्राइम एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। फौजदारी कानून के उसूल क्या हैं? तो फौजदारी कानून क्या है? फौजदारी में सबसे पहले क्राइम क्या है, जुर्म क्या है, व्हाट इज क्राइम। अब हमारा जो कंट्री है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? जो जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें लॉ, जो कानून जो होगा उसका राज होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का राज, यानी राजा का राज नहीं है, जो राजा ने कह दिया वही शासन नहीं है। ठीक,
तो राजा का कानून नहीं है, तो कानून किसका है? लॉ का। मतलब राज किसका है? कानून का। अब जब कानून का राज है तो कानून के राज में कोई कानून जिसकी अवहेलना यानी जिसको वॉयलेट किया गया हो, जिसको वॉयलेट करके कुछ उसकी डिसोबीडियंस की गई हो, उसको फॉलो ना किया गया हो, तो उस कानून में आपने अगर कुछ पनिशमेंट रखी है तो वो फौजदारी के कानून हो जाएंगे। क्या हर कानून में जुर्म होगा? ये एक सवाल है। और क्या उसमें पनिशमेंट होगी? जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में पर्सनल लॉज देखा, और पर्सनल लॉज में किसी ने पर्सनल लॉज का, शख्सी कानून का वायलेशन किया, यानी प्रॉपर्टी का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो क्या हम उसको जेल भिजवा सकते हैं? क्या वो जुर्म होगा? नहीं। जुर्म सिर्फ वो जुर्म होगा जो क्रिमिनल लॉ के अंदर क्राइम घोषित होगा। हर जुर्म जो है उसमें हर जो डिसोबीडियंस है वो जुर्म नहीं है। मतलब आप ये समझें कि अगर कोई आदमी उसको जुर्म यानी उसको जो है अपराधी मानना है, तो उसको वो एक्ट करना पड़ेगा या उसका डिसोबीडियंस करना होगा जिसको मना किया गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने आपकी लाइब्रेरी में एंट्री की और आपकी किताब उठा के ले गया आपकी बगैर इजाजत के ताकि वो ये किताब बेच सके, तो ये क्या होगा? चोरी, किताब की चोरी। लेकिन आपने उसे इजाजत दे रखी थी कि वो किताब ले जाके अपने घर पढ़ सकता है, तो क्या वो चोरी होगी? नहीं, क्योंकि आपने इजाजत दे रखी है, आपकी इजाजत के कंसेंट से लेके गया है वो। यही सेम दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने किसी को अपने घर पे दावत दी और वो आपका घर घूम रहा है, तो क्या ये ट्रेसपास होगा? घर में बगैर मर्जी दाखिल होना होगा वो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको इजाजत दी, आपने उसको दावत दे के बुलाया है। इसी तरीके से अगर कोई बगैर इजाजत के आपके घर में घुस जाता है तो उसको ट्रेसपास बोलते हैं। वो ट्रेसपास का अपराधी है क्योंकि आपने उसको इजाजत नहीं दी है कि वो आपके घर में दाखिल हो सके। तो जुर्म वही चीज जुर्म होगी, वही एक्शंस जुर्म होंगे, वो एक्ट और ओमिशन जुर्म होंगे जिसके तहत किसी को सजा दी जाए और कानून में वो लिखा हो कि इसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक, जैसे लड़कियां जो हैं अक्सर चेन और बुंदे पहन के जो है निकलती हैं रोडों पे, और जो है लड़के जो हैं बाइक पे आते हैं और उनका जो है सामान छीन के चले जाते हैं। तो असल में तो ये चोरी थी, लेकिन इसके लिए एक पनिशमेंट और एक नया शब्द ऐड हुआ, उसको बोलते हैं स्नैचिंग। छीना झपटी, छीन के ले जाना, स्नैचिंग बोलते हैं उसको। तो ये भी एक तरीके का नया अपराध है। और जो समाज के अखलाकी जज्बात अगर डिस्टर्ब हो जाएं और उसमें तब्दीली आने लगे, मतलब कोई आदमी चोरी कर ले किसी के घर के आगे से बाइक, तो वो आज तो किसी दूसरे की बाइक चोरी कर रहा है, कल खतरा होगा कि समाज के किसी दूसरे व्यक्ति की, फर्द की जो है वो बाइक चोरी कर ले। तो इसलिए जुर्म को उसको अपराधी को ठीक करना जरूरी है या उसको जेल भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज के जो अखलाकी जज्बात हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे चेंज हो जाते हैं। इसलिए जुर्म का अखलाकी जज्बात का बदल जाना ये जरूरी है। ठीक है, आप लोग को यहां तक समझ में आ रही है? कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई तो आप पूछिए। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? हाँ जी, आप लोग जो 3 लोग बैठे हुए, ना कॉपी है ना पेन है आप लोगों के पास? हाँ जी, समझ में आ रही है आपके? जी। तो जुर्म का जुर्म होने के लिए क्या चीज जरूरी है? 2 चीजें, मुल्जिमाना जहन और मुल्जिमाना अमल। 2 चीजें बड़ी जरूरी है। ठीक है, जिसको एक्टस रियस और मेंस रिया बोलते हैं। जी जनाब, आप लोगों ने आज लेट से क्यों ज्वाइन किया? ये पहले से थे क्या ज्वाइन? अभी हुए? क्यों, कहाँ कहीं रह गए थे आप लोग? हाँ, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, कहीं थे आप लोग? नेटवर्क इशू था? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, प्रोग्राम था। चलिए ठीक है, अभी तक जो समझाया उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा सर, थोड़ा उर्दू में समझाओ। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर 8 है उसका डिस्कशन शुरू किया है, उसको समझने की कोशिश की है। चैप्टर 8 का जी
चैप्टर 8 चैप्टर 8 का जो डिस्कशन है, चैप्टर 8 का डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जुर्म क्या होता है। तो जुर्म के जो दो उसूल हैं कि जुर्म तब होगा जब किसी फर्द ने जुर्म जिसकी जहनियत, मतलब जो मुल्जिमाना जहनियत के तहत और मुल्जिमाना अमल के तहत, इन दोनों का जब ये दोनों जब साथ में होंगे, यानी मुल्जिमाना जहनियत और मुल्जिमाना अमल जब साथ में होगा तब ही वो जुर्म कहलाएगा। इसको बोलते हैं एक्टस रियस, कंकरेंस ऑफ एक्टस रियस एंड मेंस रिया विल अमाउंट टू क्राइम। मतलब मुल्जिमाना जहनियत और मुल्जिमाना अमल जब होगा तब वो जुर्म होगा। समझ में आ गया? मैं इसको लिख भी देता हूं, एक्टस रियस और मेंस रिया। नहीं चलेगा क्या? ठीक, एक्टस रियस इसको बोलते हैं मुल्जिमाना अमल और मेंस रिया। इसको बोलते हैं मुल्जिमाना जहनियत। यानी अगर कोई जुर्म है तो उसके लिए ये दोनों चीजें होना जरूरी हैं, मुल्जिमाना अमल होना जरूरी है और मुल्जिमाना जहनियत होना जरूरी है। तो आप इस चैप्टर में क्या करोगे? इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जुर्म क्या होता है, उसके उसूल क्या हैं, फौजदारी कानून में दिफा कैसे कर सकते हैं अगर किसी पे आरोप लग जाए। दूसरा, आपको एक कानून भारत में बनाया गया है, भारत के पार्लियामेंट ने बनाया है, उस कानून का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यानी आपको जो है मालूमात फराहम करने का एक कानून है, आपको 10 रुपए के एप्लीकेशन पे आपको मालूमात फराहम हो जाएगी। अभी हम आगे पढ़ रहे थे तो हम लोग समझ रहे थे जुर्म होता क्या है। तो जुर्म जो है किसी समाज के अखलाकी जज्बात को में ठेस पहुंचाए। तो अगर कोई ऐसा अमल हुआ है जिससे अखलाकी जज्बात किसी समाज के डिस्टर्ब हो जाए, ताना बाना बिगड़ जाए, तो वो जो है वो जुर्म होगा, उसको जुर्म बोलेंगे। और सोसाइटी का जो समाज का जो अखलाकी जज्बात हैं वो वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी कोई चीज़, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, स्नैचिंग शुरू में एक अपराध नहीं था, एक जुर्म नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने ये रिपोर्ट करना शुरू किया कि जब वो रास्ते में निकल के जा रहे हैं सड़क से, तो पीछे से लोग आके बाइक पे उनके सामान, सोने का जेवर वेवर छीन के चले जा रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत पड़ी कि अब ये चोरी से हट के एक दूसरा तरीके का जुर्म हो जाए। इसको उन्होंने बोला स्नैचिंग, और स्नैचिंग का एक नया तरीके का अपराध जो है होने लगा। तो उसको मतलब इसीलिए समाज के जो अखलाकी जज्बात हैं वो वक्त के हालात और वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आप जब इस चैप्टर को देखेंगे तो चैप्टर में आपने समझ में आएगा कि क्राइम का मतलब क्या है। तो क्राइम का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट, अगर आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो वो मुल्जिमाना अमल प्लस मुल्जिमाना जहनियत वो जुर्म बनेगा, वो अपराध बनेगा। अगर कोई स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए और एग्जाम में आपसे पूछे कि मुल्जिमाना जहनियत, और मतलब वो पूछे आपसे जुर्म क्या होता है, तो आप एक स्टेटमेंट लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, आगे बढ़ा के लिखो। आपसे पूछा जाए कि जुर्म क्या है, तो आप लिखेंगे कि जुर्म क्या है, जुर्म जो है मुल्जिमाना अमल किसी ने की है और उसमें मुल्जिमाना जहनियत शामिल है, तभी वो जुर्म होगा, अदरवाइज वो जुर्म नहीं होगा। ठीक, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक्स और वाई दो लोग हैं, तालाब के पास से जा रहे हैं और एक्स ने वाई को धक्का दे दिया जिससे वाई का इंतकाल हो गया, मर गया वो। तो ये मुल्जिमाना अमल था जिसके तहत उसने धक्का दिया और जिससे वाई का इंतकाल हो गया, और ये मर्डर के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन वही एक्स और वाई जा रहे हैं तालाब के पास से, एक्स के जो है पैर फिसल जाता है और उससे उसको टक्कर लग जाती है वाई को, और वाई तालाब में गिर जाता है। तो क्या इसमें मुल्जिमाना जहनियत शामिल है? नहीं, ये उसको मतलब धक्का लगने से जो है उसको वो गिर गया तालाब में, इस वजह से वो मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत शामिल नहीं है, इस वजह से ये अपराध नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो लैटिन एक क्या कहते हैं लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, उसमें ये कहा गया कि कोई भी मुल्जिमाना अमल तब तक अपराध नहीं है, जुर्म नहीं है, जब तक उसमें मुल्जिमाना जहनियत शामिल ना हो।
इसको बोलते हैं लैटिन वर्ड में एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एक्टस आपकी स्क्रीन में आ जाएगा ये देखो, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, निसी मेंसिट रिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद कर लें और आपके नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप ये स्टेटमेंट याद करके एग्जाम में लिख दें। एक्टस नॉन फेसिट रियम, इसका मतलब है मुल्जिमाना अमल तब तक अपराध नहीं है जब तक उसमें मुल्जिमाना जहनियत शामिल ना हो। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, इसको याद कर लें। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? अब आप समझिए, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो उसूल हैं फौजदारी कानून के, उन उसूलों में मुल्जिमाना अमल का क्या रोल है, मुल्जिमाना अमल कैसे हो सकता है। एक जेलर साहब हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक जेलर साहब हैं और जेलर साहब की जिम्मेदारी है कि जेल में जो कैदी रहते हैं उन्हें खाना पीना, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। ठीक, अब जेलर साहब ने एक मुल्जिम को जानबूझ के खाना नहीं दिया। ठीक, जानबूझ के खाना नहीं दिया। और एक दूसरे जेलर साहब है, दो जेलर साहब की ड्यूटी लगती है एक दिन में, मतलब 8 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, मतलब जैसे 24 घंटे हैं तो 12 घंटे वो ड्यूटी करेंगे, 12 घंटे वो ड्यूटी करेंगे। तो 12 घंटे ड्यूटी करने वाले जो जेलर साहब हैं उन्होंने जानबूझ के खाना नहीं दिया, और जो दूसरे जेलर साहब हैं उन्होंने गलती से खाना नहीं दिया, उन्हें लगा इसने खा लिया होगा। अब बताइए, तो उसमें जिम्मेदारी, और उसकी डेथ हो जाती है 21 दिन बाद, क्योंकि 21 दिन तक उसे खाना नहीं मिलता है। 21 दिन तक वो सुबह में उसे खाना जानबूझ के नहीं देते हैं और 21 दिन तक वो भूले से खाना नहीं देते हैं। तो अब इसमें जो जेलर साहब हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? जेलर साहब क्या मुल्जिमाना अमल कर रहे थे, या कौन से जो जेलर साहब थे जो मुल्जिमाना जहनियत से काम कर रहे थे? जो सुबह वाले जेलर साहब थे वो मुल्जिमाना जहनियत से काम कर रहे थे, उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया। और जो दूसरे वाले थे उन्होंने मुल्जिमाना अमल किया क्योंकि उनकी ड्यूटी थी खाना खिलाना। लेकिन क्या दोनों, किसी एक जेलर के पास दोनों चीजें मालूम हो रही थी, जैसे मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत? जो सुबह वाले थे वो तो जानबूझ के कर रहे थे, उनकी जहनियत भी शामिल थी, लेकिन जो शाम वाले थे उनकी जहनियत नहीं थी। ठीक, तो ऐसे में जब आप जज बने बड़े और वकील बने बड़े भारत के, तो आप लोगों को जब ये ऐसे केसेस आए, उसकी इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस करना हो किसी केस का, तो सबसे पहले चीज फौजदारी के कानून में आपको देखनी है कि यहां पे मुल्जिमाना अमल शामिल है, यानी एक्टस रियस है। और एक्टस रियस है तो क्या उसमें मुल्जिमाना जहनियत शामिल है, यानी मेंस रिया शामिल है। अगर दोनों चीजों में से कोई एक मिसिंग है तो वह अपराध नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल आजकल जो है आम खाने के लिए लोग जो है बाग में जा रहे हैं और बाग के सामने जो है बैठते हैं और जो है आम खाते हैं, और वहां ट्यूबवेल होता है, मतलब बड़ा कोई स्विमिंग पूल समझ लीजिए। स्विमिंग पूल तो आप समझ ही गए होंगे सारे लोग। वहां पे एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसे बचाना है। तो पहला जो सिचुएशन है उसमें 4-5 लोग नहा रहे हैं और वहां पे कोई स्विमिंग पूल को में डूबने वालों को बचाने की ड्यूटी आयद करने वाला कोई ऑफिसर है नहीं जो बचाए। एक आदमी को स्विमिंग आती है, उसने नहीं बचाया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी थी बचाना? तो उस पर कोई अपराध बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई फर्द जिसको अपॉइंट ही किया गया है बचाने के लिए, और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, तो वो क्या होगा? वो मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत के तहत, जहनियत ना भी हो, अमल है, तो उसके लिए वो पनिश होगा, उसको उसके लिए सजा मिलेगी। क्योंकि आपने, आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड के रहते हुए चोरी हो जाएगी तो आप क्या करोगे? उसने अपनी ड्यूटी को ओमिट किया, ओमिशन, जैसे यहां शब्द लिखा हुआ है कमीशन और ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब करना और ओमिशन का मतलब ना करना, ओमिट करना, मतलब उसने जो चीज उसको करनी थी वो नहीं करी। जैसे स्विमिंग पूल में लाइफ सेवर की जिम्मेदारी थी कि वो जो है डूबते व्यक्ति को बचाए, और उसने नहीं बचाया, तो उसने क्या किया? ओमिट किया, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, पूरा नहीं किया।
और कमीशन का मतलब उसने जो काम करना था, जैसे एक व्यक्ति ने किसी फर्द को मार दिया तो उसने कमीशन कर दिया, अपराध कर दिया। जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन कौन से अमल पनिश होंगे? सिचुएशन बताता हूं, आप लोग को बताना है कि कौन सी सिचुएशन में अमल जो है उसको क्रिमिनल माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। एक व्यक्ति ने जहर खरीदा, ठीक, जहर खरीदा और उसने चाय बनाना शुरू करी, ठीक है। चाय को चाय के कप में डाल दिया, उसमें जहर मिला दिया, वो कप लेके दूसरे एक्स के पास तक पहुंच गया, ठीक है। अब एक्स ने कप उठा लिया, एक्स ने कप उठा लिया। अब एक्स कप से चाय पी रहा है, ठीक। तो अब 4 स्टेजेस हैं फौजदारी में। पहली स्टेज जो है उसको बोलते हैं, पहली स्टेज है उसको बोलते हैं इंटेंशन, जहनियत। मतलब कोई आदमी अगर अपराध करना चाहता है तो उसका जहन से, मतलब उसका जहन में ये होना कि मुझे अपराध करना है, उसकी इंटेंशन होना जरूरी है। दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का क्या मतलब है? उसने जहर को खरीदा, उसने प्रिपरेशन शुरू करी, ठीक। तीसरा अटेम्प्ट, उसने चाय के कप में जहर डाल के चाय का कप उसके आगे कर दिया, जहर एक्सपायरी डेट का निकला, उससे मौत नहीं हुई, ठीक। तो कहानी यहां तक रुक गई, लेकिन अगर एक्ट हो जाता तो उसको बोलते कमीशन। हो गया, अपराध हो गया, कमीशन। वो मर जाता तो क्या हो जाता? कमीशन हो जाता। यानी 4 स्टेजेस हैं। पहली है इंटेंशन, दूसरी है प्रिपरेशन, तीसरी है अटेम्प्ट और चौथी है कमीशन। यानी किसी फर्द ने जहर खरीदा एक्स को मारने के लिए, वाई ने एक्स को मारने के लिए जहर खरीदा, उसने चाय के कप में उसे डाल दिया और चाय बनाई, चाय के कप में डाल दिया, चाय उसने पी ली और जहर एक्सपायरी डेट का निकला। जहर की भी तो एक्सपायरी डेट होगी, तो जहर से जो है उसकी मौत नहीं हुई। तो अब यहां पे वो आके अटेम्प्ट में फंस गया। तो आईपीसी का जो पहला सेक्शन था, इंडियन पीनल कोड का जो पहला सेक्शन था 307, आपने सुना होगा कि किसी गांव में किसी आदमी को 307 लग गई। तो 307 ये थी, जैसे एक एक्स है, उसने बंदूक को लोड किया, रिवॉल्वर को लोड किया और एक्स के आगे तान दिया। जैसे ही उसका ट्रिगर पे हाथ है, अब यहां पे इंटेंशन तो है कि उसको मारना है, प्रिपरेशन भी कर ली है, ट्रिगर पिस्टल लोड कर ली है, प्रिपरेशन हो गई है। अटेम्प्ट, अब जैसे ही ट्रिगर से उसने गोली चलाई, मतलब ट्रिगर को प्रेस किया और गोली निकल गई और गोली कान के पास से निकली, तो क्या हो गया? ये अटेम्प्ट। और गोली लग गई और वो उसका जहनियत थी उसको मारना है और वो मर जाता है, तो क्या हो गया? कमीशन, मर्डर हो गया। लेकिन वो बच जाता है तो ये हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर 307, जिसे आम भाषा में हाफ मर्डर भी बोलते हैं, ठीक। अब आपके पास कोई केस आएगा तो आप क्या चीजें देखोगे कि भाई इंटेंशन थी, जहनियत थी उसकी, उसने क्या प्रिपरेशन कर रखी थी, ठीक। फिर अटेम्प्ट उसने किया, कोशिश की, क्या कोशिश की उसने, और क्या उसने उसको अमल को, जो अमल उसका था, मुल्जिमाना अमल था, उसको कहां तक पहुंचा दिया। जो जहनियत थी उसी के तहत उसने अमल करके क्या उसने जो है आखिरी फुलफिलमेंट कर लिया। अगर ऐसा है तो वो मर्डर होगा, मतलब तब वो क्राइम होगा, अदरवाइज वो क्राइम नहीं होगा। बात समझ में आ गई सबके? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत बड़े वकील बन जाएंगे और थोड़ी और मेहनत कर लेंगे तो जज बन जाएंगे, ठीक है। और जज जब बन जाएंगे तो आपके आगे हम जैसे वकील आर्ग्यू करेंगे कि कादी साहब और जज साहब जो है, आप ये हमारा मैटर जो है ये ऐसा ऐसा मामला है और जो है जहर खरीदा था, जहर की एक्सपायरी डेट निकली, तो आप तो ये कहोगे कि एक्सपायरी डेट के बाद तो जहर और खतरनाक काम करना चाहिए था। समझ रहे हैं आप बात को? तो ठीक है,
खैर, तो ये जो उसूल है फौजदारी कानून के, एक्टा सीरियस और मेन सीरिया, यानी मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनीत, ये देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। और आप ये चीज ध्यान रखें, अकेला अमल अपराधी नहीं बनाएगा किसी फर्द को, और अकेले जहनीत किसी फर्द को अपराधी नहीं बनाएगी। यानी एक्टस नॉन फेसिट मेंसिटरिया, जो मुल्जिमाना अमल है वो अपने आप में किसी जुर्म नहीं हो सकता जब तक कि उसमें मुल्जिमाना जहनियत शामिल ना हो। ये जो लैटिन अल्फाज है इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप इसको कोट कर देंगे, लिख देंगे, तो आपको उसके ज्यादा नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब किसी फर्द पे आरोप आयद हो गया, लग गया, अब आप क्या करेंगे? आप लोग हैं वकील उस फर्द के, तो आप दिफा लेंगे उससे। डिफेंसेस आप जब लेंगे तो डिफेंसेस के लिए जो है आपको नीचे दे रखा है डिफेंसेस। ये देखिए, अब डिफेंसेस आ गए। आप ये समझिए दिफा कैसे लेंगे। फौजदारी कानूनों में दिफा क्या है, कैसे लेंगे। अब किसी पर आरोप लग गया कि उसने जो है गाड़ी चला के, एक एक्टर हैं, अदाकार हैं, उनका नाम है जनाब सलमान खान साहब, आप सब लोग जानते हो। उनके ऊपर यह आरोप है कि फुटपाथ पे कुछ लोग लेटे हुए थे और उनकी गाड़ी में, वो शायद उनके ऊपर यह आरोप है कि वो गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने 2 या 3 लोग जो भी हैं उनके ऊपर गाड़ी चला दी और उनकी उससे मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तो अब आप ये सवाल ये था, इसमें ये भी हो सकता है कि क्या उसमें, अब आप जब इस तरीके की सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या देखना है, मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना ज़हनियत, और उसके साथ साथ वो दिफा क्या दे रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप आयद हुए हैं, वो अपनी दिफा में क्या कह रहा है। अगर वो शख्स ये कह रहा है कि मेरा तो शऊर ही नहीं था, मैं इस शऊर का आदमी ही नहीं था कि मैं इस तरीके का अमल कर सकूं, मेरा तो बालक बुद्धि है, मैं तो ये अपराध कर ही नहीं सकता था, इंसैनिटी थी, मेरा जहनी तवाजुन ही ऐसा नहीं है कि मैं ये कर सकूं, और मेरा जहनी तवाजुन ऐसा है जिसकी वजह से मैंने ये कर दिया, ठीक होता तो नहीं करता। इसको बोलते हैं इंसैनिटी और मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन। ठीक, इंसैनिटी और मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन जिसको बोलते हैं। अगर किसी ने ये डिफेंस लिया है, ये दिफा ली है, तो वो साबित करेगा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के कि जनाब मुझे तो फला जगह के पागलखाने ने घोषित किया है कि मेरा जहनी तवाजुन ठीक नहीं है और मैं पागल हूं। ठीक, तो ऐसा अगर वो डिफेंस या दिफा ले रहा है तो वो उसको साबित करना पड़ेगा विद लीगल सेंटिटी, उसको डॉक्टरों से भी लिखवा के देना पड़ेगा। अब आप लोग वकील हैं या आप सीनियर एडवोकेट हो गए हैं आप लोग, अब आप लोग के पास एक मुकदमा आता है जिसमें एक आदमी ने अपने किसी रिश्तेदार को मार दिया। जिस आदमी पे आरोप लगा है वो बीमारी का शिकार था। ठीक, मतलब उसकी जो जहनियत थी वो मुल्जिमाना नहीं थी। तो आप क्या करोगे? अब वो जेल में है, आप कहोगे जज साहब से कि इसका जनाब मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये जो है जहनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं, ये रात में उठ के चलने लगता है, बीमारी है इसे जनाब, कब्रिस्तान में पहुंच जाता है रात में चलते चलते, ये पता चलता है कि अम्मी से मिलने आया है, जो है मुलाकात करने आता है। तो ये जहनी तवाज़ुन अगर ठीक नहीं है उसका, तो क्या उस पर आरोप आयद हो सकता है, जुर्म के आरोप लग सकते हैं? नहीं, ये दिफा वो लेगा और उसका काउंसिल, उसका वकील ये बात बोलेगा कि हम ये डिफेंस ले रहे हैं कि उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। किसी ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी ने नशे की हालत में या कोई ऐसा पदार्थ ले लिया जिससे उसका जहन आउट हो गया, अब वो अपने डिसीजन ले नहीं पा रहा है, तो यहां पे मुल्जिमाना जहनियत तो शामिल नहीं है, और उसने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी। अब उस पर मर्डर का तो आरोप आयद नहीं होगा, लेकिन नेग्लिजेंस का आरोप आयद होगा। मतलब
उस पे जो इंटेंशनल, उस पे जो सजा होगी वो कम हो जाएगी। जो सलमान खान साहब के साथ हो रहा है उनके ऊपर सजा कम हो गई है। अदरवाइज वो केस चलता मर्डर में, अब चल रहा है 304 कैपिटल ए में। वो क्या है, वो कहता है कि मर्डर नॉट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब उनका जो इंटेंशन था वो मर्डर का नहीं था। मतलब अगर कोई व्यक्ति नशे के हालात में गाड़ी चला रहा है तो वो नेग्लिजेंट तो कर रहा है, मतलब उसके अंदर ये शऊर होना चाहिए कि वो नशे के हालत में गाड़ी ना चलाए। और अगर वो नशे के हालत में गाड़ी चला रहा है और उसने किसी को मार दिया है तो उसका आरोप तो है, मर्डर का नहीं होगा तो किसका होगा, कल्पेबल होमिसाइड का। उसका क्या मतलब है, होमिसाइड का मतलब होता है किसी इंसान ने इंसान को मार दिया, उसको बोलते हैं होमिसाइड। क्या बोलते हैं उसको, होमिसाइड। होमिसाइड, होमी का मतलब होता है ह्यूमन, साइड का मतलब होता है किलिंग। इंसान किसी दूसरे इंसान को मार दे तो उसको बोलते हैं होमिसाइड। और इससे बड़ी डिग्री, मतलब इससे बड़ा अपराध जो है वो है मर्डर। तो सलमान खान साहब पे जो आरोप लगाए वो लगाए कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक, ऐसे ही एक क्रिकेटर है नवजोत सिंह सिद्धू, उनसे किसी ने फोटो मांग लिया होगा खिंचवाने के लिए। तो वो बड़े क्रिकेटर थे, अब इस वक्त जो है कमेंटेटर हैं, क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं। तो उनसे किसी ने फोटो मांगा, उन्होंने एक तमाचा मार दिया उस आदमी के। उस आदमी, वो जब उसके चाटा लगा तो चाटा लगने के बाद वो एक जीना था, जीने पे उसका सर लगा, सर लगने से उसकी डेथ हो गई। अब यहां आप लोग जज हैं, आपसे सवाल है, क्या उसकी मुल्जिमाना जहनियत थी, क्या उसका मुल्जिमाना अमल है, अमल तो है मुल्जिमाना, कोई किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता, मुल्जिमाना जहनियत है नहीं, लेकिन आदमी की मृत्यु हुई है तो उसके लिए वो नेग्लिजेंटली जो उन्होंने रैश एक्ट किया उसके लिए वो लायबल हुए और उनको सजा मिली, वो जेल लेके आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी होंगी दिफा करते वक्त कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई तरल पदार्थ ले लिया, मतलब कोई पानी के साथ कुछ ऐसा ले लिया, शराब पी ली और शराब के नशे में उसने कुछ कर दिया, इंटॉक्सिकेशन, तो उसमें आप दिफा ले सकते हो कि इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं था, मतलब वो जहन जो है उसका शराब के नशे में आके ये काम कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर उसने खुद से लिया है और अगर उसके दोस्तों ने उसे दिया है, दोनों में फर्क है। अगर वो खुद से लेके गाड़ी चलाने जा रहा है तो उसको उसका रिस्क मालूम था, तो वो जो दिफा ले रहा है वो उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन किसी ने जोर जबरदस्ती उसे पिलाया है और पिलाने के बाद उससे कोई एक्ट हो गया, कोई अमल हो गया, तो फिर उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। गलती हो गई जनाब, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मुझसे गलती हो गई जनाब, गिरफ्तार करना था एक्स को, कर लाए वाई को। ठीक, जैसे पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो नोटिस आया था, उसने जिम्मेदारी जो है उसको आयद की थी कोर्ट ने, वो दूसरे को गिरफ्तार कर लाया, तो वो ये कह सकता है कि जनाब मुझसे गलती हो गई और मेरा जो है मुल्जिमाना जहनियत नहीं थी कि मैं इन्हीं को करूं। लेकिन अगर आप ये साबित कर देते हो कि मुल्जिमाना जहनियत के तहत काम कर रहा था तो वो अपराधी है। ठीक, तो आपको हर केस में फौजदारी के यही देखना होगा कि मुल्जिमाना अमल और जहनियत है या नहीं। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों का? सर उसमें वो मास्टरमाइंड रहता है कत्ल में। कत्ल में मास्टरमाइंड रहता मतलब ऐसे जो प्लानिंग करते हाँ 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 सही है। हैं और जो अंजाम देते हैं उसको उससे तो उसकी जहनियत तो है लेकिन अमल नहीं। उसको बोलते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन, दफा 34 जिसको बोलते थे, दफा 34। जैसे किसी की जहनियत है और उसने दूसरे व्यक्ति को प्रोवोक किया, मोटिवेट किया कि भाई साहब बहुत ही बेहतरीन आदमी है ये, और अगर तुम इसे हटा दो, निपटा दो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। ठीक, इंस्टिगेट किया अपराध करने के लिए, उकसाया। ठीक, जहनियत जो थी उस व्यक्ति की थी, उसने खुद कोई एक्ट नहीं किया, तब भी वो अपराधी है। उसको बोलते हैं षड्यंत्र में शामिल होना, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके कोई षड्यंत्र रचा
और रचने के बाद कोई अपराध करा दिया या किसी बच्चे से अपराध करा दिया, जैसे 7 साल से कम बच्चे का ने कोई अपराध किया, बच्चे से कहा कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, जाके इनके चाकू मारी आओ, बच्चा गया चाकू मारी आया, 6 साल का बच्चा है, ठीक, 6 साल का बच्चा है, 6 साल 6 महीने का बच्चा है, लेकिन वो बच्चा 8 साल 10 महीने का है, तो क्या उस पर अपराध आयद हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 8 साल से ऊपर के बच्चे को यह माना जाता है कि वो अपने जाती नुकसान और जाती फायदे समझ सकता है, लेकिन और बच्चा कोई 12 साल से ऊपर का है और उससे कोई अपराध करा दिया तो उसके ऊपर अपराध आयद होगा, क्योंकि उसे ये मान के चलते हैं कि वो जो है अपने जहनी तवाजुन उसके पूरे परिपक्व हो जाता है और इस वजह से उस पर अपराध आयद हो सकता है। आपने ये सवाल पूछा कि एक आदमी जहनियत दूसरे आदमी को जहनियत ट्रांसफर कर रहा है और वो अपराध कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आईपीसी में और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शंस हैं कॉमन इंटेंशन का, कि अगर दो लोग मिलके कोई अपराध कर रहे हैं, एक ने उकसाया दूसरे ने करा, तो दोनों लोग उस अपराध के लिए बराबर के हकदार हैं और उतनी ही सजा मिलेगी जितना करने वाले को मिलेगी, जितना अपराध करने वाले को मिलेगी उतना ही अपराध के लिए उकसाने वाले को मिलेगी। बात ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक, तो जैसे अब है नेसेसिटी, एक दफा होता है नेसेसिटी, जरूरत, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, अब बचाने के लिए डॉक्टर ने सर्जरी कर दी और सर्जरी में पेशेंट की मौत हो गई, तो क्या डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि डॉक्टर ने जानबूझ के कत्ल कर दिया? नहीं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ये दिफा ले लेगा कि हमने आउट ऑफ नेसेसिटी जो है ये काम किया है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कितनी दिफा है इंडियन पीनल कोड में। इंडियन पीनल कोड तो अब खत्म हो चुका है, 2023 में वो हट गया, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन आपकी बुक अपडेटेड नहीं है, तो आपसे सवाल आईपीसी का ही पूछेंगे, इंडियन पीनल कोड का ही पूछेंगे, भारतीय फौजदारी का जाब्ता कोड का पूछेंगे, लेकिन वही सारी चीजें भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी हैं। आपसे अगर ये दिफाएं आ रही हैं तो आप डिफेंस में ये सारी चीजें कह सकते हो कि आउट ऑफ नेसेसिटी डॉक्टर साहब ने ये काम किया था। अगर किसी जल्लाद है, जल्लाद होता है, आप जानते जल्लाद जो फांसी देता है, क्या जल्लाद पे ये आयद हो सकता है कि जल्लाद ने किसी व्यक्ति को फांसी दी, मार दिया जान से, ये आरोप लग सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉफुल ड्यूटी फुलफिल कर रहा था, मतलब जो आदेश था उसका पालन कर रहा था, ठीक है। इस वजह से जल्लाद के ऊपर ये मुकदमा नहीं हो सकता कि उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं लॉफुल कैपेसिटी ऑफ ऑफिस और ड्यूटी। क्या कोई प्राइवेट डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में, अपने डिफेंस में, अपनी दिफा करते वक्त किसी का कत्ल कर सकता है? बताइए जनाब। या किसी को चोट पहुंचा सकता है अपनी दिफा करते वक्त? कब 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 कर सकता है? वेरी गुड, जब उसको जान का खतरा हो या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जान का खतरा हो, किसी फर्द को जान का खतरा हो, तो वो जान की हानि पहुंचा सकता है। ये प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस उसके पास है। दूसरा, घर में आग लगाने की कोशिश की जा रही है या आग लगा दी है किसी फर्द ने। दूसरा, रेप की कोशिश हो रही है किसी घरवाले के साथ, तो आप उसमें जो है प्राइवेट डिफेंस में आप किसी से प्राइवेट डिफेंस में अपना दिफा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की दिफा है जो भारतीय पीनल कोड में दे रखी है, इंडियन पीनल कोड में आपको ये दे रखी है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस ये आपका राइट है। कोई आपकी प्रॉपर्टी यानी बाइक चुरा के ले जा रहा है तो आप ले जाने दोगे कि भाई ले जा, दूसरी भी ले जा, ये दूसरी वाली भी ले जा, कर सकते हो? नहीं, समझे? तो आपका ये राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ, अपनी जान और माल का जो है बचाने के लिए अपना डिफेंस, अपनी दिफा दे सकें। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी तरीके से आपके यहां
इंडियन पीनल कोड यानी भारत में इंडियन पीनल कोड में लगभग 18 तरह की दिफा दे रखी हैं। जैसे उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। बाकी एक और एग्जांपल देता हूं कि किसी डॉक्टर साहब ने माँ बाप का कंसेंट लिया, वो ले लिए राजीनामा कि हम ये एक्ट करेंगे, इसमें जो है अगर कुछ होता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बच्चे की मौत हो जाती है तो क्या डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं। क्यों? डॉक्टर कंसेंट ले चुका था। दूसरा क्या है कि अगर बचाने में एक बच्चा 13वीं मंजिल में फंस गया है, ठीक है, और जीने में भी आग लग चुकी है, अब उससे मोटिवेट कर रहे हैं लोग कि भाई तू उससे जो विंडो है उससे छलांग लगा दे, और नीचे सब लोग लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो छलांग लगा देता है, उसको कैच नहीं कर पाते हैं और वो मर जाता है। तो क्या उसमें जो है नीचे वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि आपने उकसाया था कूदने के लिए? नहीं, क्योंकि वो तो बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो बचाओ दल अगर कोई एक्ट कर रहा होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो है मतलब वो अपने उसके लिए बचाने की कोशिश में ये काम करते हैं। और डॉक्टर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आती है क्योंकि डॉक्टर्स भी बचाने के लिए ही कोशिश कर रहे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर जो है किसी के लंग्स और लीवर बेच ना रहा हो, उसका जो जहनियत हो वो मुलजिमाना जहनियत हो। क्योंकि हमने देखा है कई केसेस में डॉक्टर भी गलत जहनियत से काम कर रहे होते हैं और जो है लोगों की आते बेच देते हैं और लंग्स और लीवर बेच देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं ये जो है एक थी दो थी एक निकल भी गई तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो किस जहनियत से काम कर रहे हैं। दोनों आपको वही उसूल देखने पड़ेंगे कि मुलजिमाना अमल और मुलजिमाना जहनियत इसमें शामिल है या नहीं। किसी ने फोन किया, हेलो, हाँ जी हम बोल रहे हैं आपके शौहर के ऑफिस से, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है। बीवी ये सुन के मर जाती है, अरे अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो क्या अब ये अपराध होगा? बोलिए, आप समझिए। मतलब आपने कोई ऐसी चीज कम्युनिकेट की जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो गई। तो जो कम्युनिकेशन ऐसे हैं, जैसे बताना है फौज में कोई व्यक्ति है और वो फौज में सरहद पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, तो कम्युनिकेशन तो देना पड़ेगा ना उसके परिवार को। अब वो दिया, वो बेहोश हो गया या मर गया, तो क्या उसमें जिम्मेदारी होगी जो कम्युनिकेशन दे रहा है? लेकिन इसमें उसे मालूम है कि दिल का कमजोर आदमी है और उसे ये बात की नॉलेज थी कि अगर ये सुनेगा तो निकल जाएगा, ठीक। उन्होंने फोन उठाया, हेलो, हाँ जी हाँ, हो गया, उनका हो गया। और दूसरी तरफ से खबर आई कि इनका भी हो गया। समझ रहा है? तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो है लगभग, मतलब इस तरीके के कम्युनिकेशन में अगर कोई सुन लेता है तो वो दिफा है, मतलब उसमें ये देखते हैं कि मुलजिमाना जहनियत नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को मालूम था कि ये सुनकर कमजोर दिल का आदमी है तो ये इसका इंतकाल हो सकता है, तो उसने जानबूझ के ये बात करी है तो वो क्राइम, अपराध होगा, जुर्म होगा, नहीं तो वो जुर्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई? 7 साल वाला मसला समझ में आ गया। 7 साल से कम उम्र का कोई बालक है और उसने कोई अपराध कर दिया तो वो जो है डोली इनकैपेक्स बोलते हैं उसको, कि उसके ऊपर कोई अपराध नहीं होगा। फिर 7 से 12 साल की उम्र का कोई बच्चा है वो कर देता है तो उसके ऊपर आयद हो सकता है आरोप, जुर्म लागू हो सकता है। किसी जज ने किसी को सजाए मौत का दे दी, सजा दे दी, तो जज के ऊपर हो सकता है कि आपने जो है सजाए मौत दे दी इन्हें। बताइए, ये दिफा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जज तो अपना काम कर रहे थे ना, जुडिशियली एक्ट कर रहे थे। वरना तो कोई हर आदमी यही कहेगा, देखिए जज साहब ने तो हमें जान से मारने का सजा दे दी, ठीक। तो ये दिफा है, ये आप लोगों को डिफेंसेस दे रखे हैं कि अगर आप जज बन जाएं और आप जो है किसी को सजा दे दें तो आपके ऊपर ये दफा नहीं लगेगी कि आपने उसे मारने का जो है फरमान जारी कर दिया है, ठीक है। यहां तक सब समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा, जो दो लोगों के बीच में जैसे पेंसिल के झगड़े हो गए, क्लास में पेंसिल के झगड़े हो गए या रबड़ के लिए झगड़ा हो गया, शार्पनर के लिए झगड़ा हो गया, तो ये क्या मुकदमे कोर्ट में चलेंगे? इसको बोलते हैं ट्रिपलिंग एक्ट, स्लाइट हार्म। ऐसे मुकदमे जो है ये कोर्ट में नहीं चलते, इनका कोई ये डिफेंस ले सकते हो, ये तो बहुत छोटा सा अपराध है। लेकिन पेंसिल के झगड़े में कत्ल हो गया तो फिर आप क्या देखोगे? मुलजिमाना जहनियत देखोगे कि उसने सिर्फ झगड़ा इसी पर्पज से किया था कि ये मार सके। बात समझ में आ रही है? और प्राइवेट डिफेंस भी आप उतना ही
कर सकते हैं, अपने दिफा में उतना ही हार्म कर सकते हैं दूसरा जितना, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी के हाथ में डंडा है और आपने AK-47 निकाल ली, तो क्या बराबर का ये बैलेंस हो रहा है? नहीं, बराबर का। जैसे एक आदमी के हाथ में लाठी है तो आपके हाथ में लाठी है, तब तक तो चलेगा। एक आदमी के हाथ में चाकू है, आपके हाथ में पिस्टल है, तब तक चलेगा। लेकिन एक आदमी निहत्था है और आप जो है चाकू और सब पूरे चीज से लैस हैं और तैयारी के साथ आए हुए हैं आप, तो क्या आप दिफा ले सकते हैं कि ये तो मारने आया था भाई साहब मुझे? ठीक, तो इस तरीके की दिफा में आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या बैलेंस हो रहा था। अगर बैलेंस हो रहा था तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर हाँ, ये भी सर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी चोर को पकड़ के मारे तो आपका ये डिसीजन नहीं है कि आप किसी चोर को पकड़ के मारे। ये आपको तुरंत, जैसे कोई चोर पकड़ा गया उसको एक कमरे में बंद कर दिए और तुरंत पुलिस को फोन करिए। होता इसके अक्सर इसके उल्टा होता है। पहले उसको जो है अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ो करी जाती है, उसको समोसे वमोसे चाय वाय पिलाई जाती है, फिर फोन किया जाता है। हर आदमी अपनी आस्तीन जो है थोड़ी थोड़ी ऊपर कर लेता है इसमें, क्योंकि जो है उसके हाथ पार जो है कई दिनों से चले नहीं होते, महीनों से। ठीक है, तो ये जरूर मतलब पहले आपको रिपोर्ट करना है और उसको अलग से बंद कर देना है। फिर वो जब पुलिस आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, आपकी नहीं है। नहीं तो आप कई जगह फिर आप जो है करते हुए दिखेंगे। खैर, यहां समझ में आ गया फौजदारी कानून 10। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब आप समझिए राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। मालूमात फराहमी कानून जो भारत में है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का कानून है, बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि NIOS ने इसको फौजदारी कानून के साथ क्यों रख दिया। हो सकता है इस वजह से रख दिया होगा कि एक रेमेडी है, तदारुक है। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि एक रेमेडी अवेलेबल है लोगों को, भारतीय नागरिकों को ये चीज मिली है कि वो अपने हुकूक के तौर पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग ये गलत है, INO नहीं है, ये एक्स्ट्रा O है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग होती है INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है ये इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? तो आपसे सवाल पूछेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता क्या है, मतलब मालूमात फराहमी कानून है क्या? तो उसमें आपसे पूछ लेंगे कितने सेक्शन हैं, बाब कितने हैं उसमें, ठीक है, कितने शेड्यूल हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें 6 चैप्टर यानी 6 बाब हैं, 31 सेक्शन है और 2 शेड्यूल हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये चैप्टर इस चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या थे, मकासद क्या थे इस एक्ट को बनाने के। तो जो जैसे आपको मालूम है कि भारत में करप्शन निरंतर बढ़ रहा है था और उसको मतलब एक रोड जो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री थे एक राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 82 पैसे जो हैं वो बीच में ही गायब हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए जरूरत पड़ी कि जो मालूमात है लोगों को पहुंचे और जो सरकारी विभाग है वो किस तरीके से काम कर रहा है उसकी मालूमात होना जरूरी है। ठीक, जैसे मान के चलें ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में शिक्षा के लिए कितना बजट एलोकेट होता है। जैसे कल बजट आएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कल बजट पेश करेंगे। जब वो बजट पेश करेंगे तो मालूम होना चाहिए शिक्षा में कितना बजट एलोकेट होगा, कितना पैसा मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। फिर डिफेंस में कि जो डिफेंस है उस क्षेत्र में कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना पैसा जाएगा, ये सब मालूमात होना लोगों को जरूरी है, क्योंकि जो भारत है उसका जो पैसा है वो भारत के लोगों का पैसा है। सरकार अपना कोई पैसा नहीं लाती, भारत के लोगों का पैसा ही वो, उससे ही भारत की सरकार चलाती है और भारत देश इसी तरीके से चलता है। तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक, इसीलिए ये मालूमात फराहमी कानून जो है जरूरी था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जरूरी था। आप जो है किसी भी सरकारी विभाग में, सवाल ये है कि किसी प्राइवेट विभाग में, प्राइवेट महकमे में आप इसको लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो इसमें ड्यूटी है वो ये है कि जो सरकारी विभाग है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उससे आप जो है मालूमात ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी प्राइवेट में आप नहीं ले सकते। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड है किसी सरकारी महकमे के अंदर या सरकारी एक्ट के अंदर, तो आप जानकारी उस सरकारी महकमे से ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका मदरसा है, प्राइवेट चलता है, इसने एफिलिएशन ले रखा है इससे यूपी मदरसा बोर्ड से या क्या कहते हैं बिहार मदरसा बोर्ड से,
ठीक है, तो आप बिहार मदरसा बोर्ड से पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कितने रजिस्टर्ड मदरसे हैं, ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, ये आप जानकारी मदरसा बोर्ड से ले सकते हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड एक सरकारी महकमा है। इसी तरीके से पुलिस में आप पूछ सकते हैं कि पुलिस में कितने लोग किसी चौकी पे हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं शिक्षा विभाग से कि कितने उर्दू टीचर हैं यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या किसी भी राज्य में। आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी वैकेंसी पिछले 2 सालों में आई, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये भी आप जो है इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे आपके गांव की सड़क बन रही है तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये इसका टेंडर कैसे मिला, ठीक, कौन बना रहा है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कितने लोगों ने बिडिंग करी थी, कितने लोग जो आए थे। तो ये मालूमात आप सारी हासिल कर सकते हैं। और उस सरकारी अफसर को 30 दिन से 45 दिन के बीच में, उसूली तौर पे तो ये 30 दिन है, 15 दिन का और एक्सटेंशन है कि कहीं से आते आते और लेट हो जाता है, तो 30 दिन से 45 दिन तक आपको जो है ये मालूमात फराहम करेंगे। अगर कोई जान और माल का मामला है, जैसे आपके एडमिशन का मामला है, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो 48 आवर्स में भी आपको जवाब देने का उसमें प्रबंध किया हुआ है कि 48 घंटे के अंदर इनको जो है जवाब मिल जाए। ठीक, बड़ा अच्छा कानून है, आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ नहीं करना होता है, इसमें एक लेटर लिखना होता है, आपको उस एड्रेस मालूम होना चाहिए। जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो जिस महकमे में आप लगा रहे हैं उसमें एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, मतलब सरकारी विभाग में एक ऑफिसर होगा जिसका डेजिग्नेशन होगा PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसका काम ही है मालूमात फराहम कराने का। हर विभाग में वो एक आदमी को आयद कर देते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप जो है मालूमात देंगे। उनके पास कोई लेटर आएगा, तुरंत उसका वो जवाब देंगे या जानकारी लेंगे, लोगों से इकट्ठा करेंगे अपने महकमे से और फिर वो उसका जवाब देंगे। ठीक, तो आपसे इसमें जो सवाल पूछा जाएगा कि इसमें किस तरीके के जो है मालूमात ले सकते हैं, दूसरा किस तरीके की अथॉरिटीज इसमें हैं। जैसे भारत एक सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी है, मतलब केंद्रीय लेवल पे एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आप लोगों का होमवर्क है कि भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे। ठीक है, ये आप लोगों की होमवर्क है कि भारत का पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन था। Who was the first chief information commissioner of India? लिख लिया आप लोगों ने? Who was the first chief information commissioner of India? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, फिर ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया। स्टेट लेवल पे, राज्य के स्तर पे एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ये क्यों जरूरी है? जैसे मान के चलिए, मान लेते हैं कि एक एप्लीकेशन ए ने एक एप्लीकेशन जो है ए ने ये एप्लीकेशन जो है ये हाँ ए ने एक एप्लीकेशन जो है यहां PIO को लगाई, एक महकमे के। ठीक, उसने 45 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, तो ए क्या जा सकता है अपील में कि जनाब मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलनी थी और इस विभाग ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो आप जाओगे इसके अपीलिएट अथॉरिटी में, CPIO के पास, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर CPIO ने जवाब नहीं दिया तो आप जाओगे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, SIC के पास, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी जवाब नहीं दिया और आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो आप जा सकते हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के पास। ठीक, तो ये जो ऑफिसर्स हैं इनकी नियुक्ति इस वजह से हुई है कि अगर किसी जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका जो ड्यूटी है वो उस पे पेनल्टी,
अपनी जेब से ये लोग पैसा देंगे सरकारी ऑफिसर्स अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया 25 दिन के अंदर, तो इसलिए इनको जवाब देना जरूरी होता है। मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वक्त रहते जवाब दे, नहीं तो फिर वो उसके ऊपर पेनल्टी देनी होगी। ये बात भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में दे रखी है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक ये हो गया है। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है इससे आपका और जहन खुलेगा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अब आने वाले क्लासेस में, और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम जो है अच्छे वकील बन सके, और अच्छे वकील तो ना बन सके तो कम से कम अच्छी लीगल नॉलेज तो कम से कम हमारे पास हो ही जाए। ठीक है, और जब लीगल नॉलेज होगी तो वकील बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और फिर अगर आप वकील बन जाएंगे तो जज का एग्जाम देंगे तो वो भी क्वालिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो आप लोगों का पूछिए। कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए आप लोग। सब चीज समझ में आ गई? मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया वो सारा होमवर्क? अंडमान निकोबार आइलैंड का हाईकोर्ट कहां पे है? हाँ बताइए, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है? कौन सा? कौन सा? वेरी गुड, कोलकाता हाईकोर्ट। और लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड का हाईकोर्ट कहां पे है? हाँ जी जनाब बताइए। आप ये मत कहना कि लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा ही नहीं है, कि सर ये पता नहीं कौन सा शब्द आप कह रहे हैं लक्षद्वीप। खैर, तो वही है कि आप लोग जो है जानकारी हासिल करें। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? मैंने ये आपसे पूछा था, वाइस प्रेसिडेंट। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सब एक दूसरे की बगले झांक रहे हैं कि है क्या क्या मामला है ये, क्या पूछ लिया सर नहीं है। बेटे यही सवाल आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट, हाँ वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, जगदीप धनखड़। किसने बताया ये? वेरी गुड। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट होमवर्क आपका ये है कि जो भारत के वजीर हैं, मंत्री जो हैं, वो आप एक लिस्ट बना लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, शिक्षा मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये एक लिस्ट बना के रख लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, इस तरीके की सारी तरीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों का? आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो मैं कहता हूं कि जो दूसरे मदरसे हैं वो अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। क्लास सबको समझ में आई? कोई डाउट हो तो आप लोग फीडबैक भेज सकते हो यहाँ पे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो है हल निकले। और आपने असाइनमेंट दे दिए थे सही से टाइम पे? असाइनमेंट लिख दिए थे आप लोगों ने? ऐसे हल्के हल्के सिर सिर क्या हिलाते हैं आप लोग? हाँ ये कहिए कि हाँ लिख दिए थे। लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे, एक ही बात होगी ना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। कोई इन लोगों से पूछ लीजिए, इन लोग का कोई सवाल हो।